कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लैला अपनी माँ सिटी के साथ एक लाश को इस्लामिक ट्रेडिशन के अनुसार नहला रही है। लैला ऐसे कामों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और ऐसे लाश देखने से भी वो डरती है, लेकिन फिर भी अपने माँ के साथ उसे ये काम करना पड़ता है। अगले दिन ईदा की पोते की सर्कमसिजन सेरेमनी के दौरान सिटी देखती है कि ईदा बहुत ही अनकंफर्टेबल है। वो समझ जाती है कि ईदा पर ज़रूर किसी काले साये की नज़र है। दरअसल उसे ओमेन यानी आने वाले किसी भी शुभ या अशुभ घटना की पूर्वाभास दिखती है और यही पूर्वाभास उसकी तरह लैला को भी दिखती है। सेरेमनी ख़त्म हो जाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि जाने से पहले सिटी उसे सांत्वना दे जाती है। अब नमाज का वक्त है। सिटी नमाज पढ़ना शुरू करती है, लेकिन अचानक हम उसके पीछे एक आत्मा को देखते हैं, पर नमाज ख़त्म हो जाने के बाद वो गायब हो जाती है। इसके बाद लैला और उसकी मॉम के बीच थोड़ी आर्गुमेंट्स होना शुरू होती है, क्योंकि लैला को बनना था मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन उसके मॉम की वजह से उसे ये लाश धोने की काम करना पड़ता है। इसी आर्गुमेंट्स के दौरान ईदा की मौत की खबर सुनाई देती है। सिटी लैला को घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देने के लिए कहती है, पर खुद चली जाती है ईदा के घर। इधर वो देखती है कि ईदा की मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई है। उसकी शरीर खून से लथपथ है। उसकी बॉडी वॉश करने के बाद घर वापस आते समय हम देखते हैं कि सिटी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है। लैला और उसकी भाई आरिफ उसे उठाकर घर के अंदर ले आते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो दोबारा उठ जाती है, सिर्फ ईदा की बची हुई कपड़े जलाने के लिए। वो लैला को भी समझाती है कि चाहे कितनी ही थकान क्यों ना हो, मृत व्यक्ति की कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, उन्हें जला देनी है। फिर जब सिटी आईने के सामने से गुजरती है तो उसे अपनी एक भयानक रूप दिखती है। लैला अपने मॉम के साथ एक ही बिस्तर पर सोती है। गहरी रात होते ही एक काला साया सिटी पर हमला करता है। लैला को इसकी भनक ज़रा सा भी नहीं होती। फजर की आज़ान होते ही उसकी नींद खुल जाती है और देखती है कि उसकी मॉम खून से लथपथ है। अपने मॉम को नहलाते समय लैला बहुत रोती है। एक तो उसे ये काम पसंद नहीं है और दूसरी बात ये उसकी मॉम है। आज तक उसने ये काम अकेले नहीं की है, पर अपने मॉम को याद करने पर उसे उसकी मौजूदगी महसूस होती है। फिर वो ये काम बड़े ही आसानी से करती है, लेकिन इसी दौरान उसके मुंह के अंदर लैला देखती है कि बार्ब्ड वायर है। लैला समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सिटी को दफनाने के बाद मस्जिद में प्रेयर के दौरान लैला को जिंदा लोगों की भयानक रूप दिखती है, जो लोग यही मौजूद हैं। इन सभी चीज़ों से डिस्टर्ब लैला घर वापस आकर देखती है कि कोई नमाज पढ़ रही है, लेकिन पास आते ही वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ ऐना पर उसी साये की हमला होता है। बीमो ये सब अपनी आंखों से देखता है, लेकिन अपनी माँ की मदद नहीं कर पाता। इस मौत की खबर से लैला और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती है। अकेले अपने कमरे में बंद बैठी रहती है। वो लाश धोने भी नहीं जाती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऐना उसी तरह मारी गई है जिस तरह से उसकी मॉम, तो वो बिना समय गंवाए चली जाती है ऐना की डेड बॉडी के पास। उसे नहलाते समय उसके मुंह के अंदर बार्ब्ड वायर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं होती। अचानक ऐना की डेड बॉडी ही उसे इशारा करती है कि वो यहाँ पर है। लैला यहाँ से वायर निकाल लेती है। फिर ऐना उसे कहती है, हमारी मदद कीजिए। इसी जनाजे में पुलिस ऑफिसर राजद भी आए होते हैं। उन्हें जानना है कि एक के बाद एक मौत एक ही तरह से कैसे हो रही है। हालांकि हत्या की कोई सबूत नहीं है। बीमो से जब पूछा जाता है तो वो बताने से साफ मना कर देता है। कहता है कि ये बस एक साधारण मौत है। जनाजे के बाद बीमो लैला को सब कुछ खुलकर बताता है, किस तरह से उसकी मॉम की हत्या हुई थी। कहता है कि यह किसी काले साये की काम है। वो ये भी बताता है कि मरने से पहले उसकी मॉम बार बार नूर नाम के एक लड़की की नाम ले रही थी। बीमो से एक फ़ोटो भी दिखाता है जिसमें मिस नूर के साथ ईदा, सिटी, ऐना और मिस टेडी थी। ये सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। नूर के बारे में अफवाह थी कि उसी की वजह से इस गांव के सभी औरतें विधवा हुई। गांव के सारे मर्द उसी की तरफ माइल थे। गांव वालों का मानना था कि ये नूर की मोहमाया थी, इसीलिए गांव के सभी औरतें मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। बाद में उसे ये गांव छोड़ना पड़ा और कुछ ही सालों बाद उसने आत्महत्या कर ली। खैर, बीमो के घर से निकलने के बाद लैला की मुलाकात होती है मिस टेडी से, जो लैला को बताती है कि ये सभी मौतें जरूर किसी अभिशाप की वजह से हो रही है। ईदा की भी मौत इसी तरह से हुई थी। मुंह से खून निकलना, पूरी बिस्तर खून से लथपथ होना, ठीक जिस तरह से सभी मौतें हो रही है। उसी रात
लैला कब्रिस्तान की तरफ जाती है। पूरे गांव के लोग सो रहे हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो ईदा की कब्र खोदना शुरू करती है। उसे जानना है क्या सच्ची में ईदा की भी मौत ठीक उसी तरह से हुई थी जिस तरह से उसकी मॉम की, क्योंकि अगर ऐसा है तो ज़रूर ये कोई अभिशाप ही होगा। एक ही तरह से लोगों की मौत होना, वो भी उन लोगों की जो नूर के साथ बहुत ही क्लोज थे और इन्होंने ही उसे सबसे ज़्यादा जलील किया था। शायद वो इसकी बदला ले रही है। लैला की यह शक यकीन में बदल जाता है जब उसे ईदा के शरीर से भी एक बार्ब्ड वायर मिलती है। फिर अचानक कई सारे मुर्दे उसे घेर लेते हैं। डर के मारे वो कब्र को बिना ठीक किए ही निकल लेती है। सुबह होते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है। किसी की कब्र खोदना बहुत ही गंभीर बात है। आरिफ जब घर वापस आता है वो समझ जाता है कि उसकी बहन ने की है। पूरे घर में मिट्टी के निशान हैं और खोदने वाला सामान भी। लैला उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सभी बातें नूर से रिलेटेड है। शायद उसके अभिशाप की वजह से लोग मारे जा रहे। उनकी ये सभी बातें मिस टेडी सुन लेती है और बस पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि ये सभी मौतें अभिशाप की वजह से हो रही है। और ऐसा किसने कहा? लैला ने, जिसकी बातों को इस गांव में कोई टाल नहीं सकता। इन्हीं सब बातों को लेकर उन दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दराजत आते हैं। वो लैला को ऐसी बातें फैलाने से मना करते हैं। उनका कहना है कि मौत की जिम्मेदारी किसी मुर्दे को क्यों देना। नूर एक विधवा थी जो अपनी एक बेटी के साथ इसी गांव में रहती थी। उसकी बेटी शायद अब लैला की उम्र की होगी। नूर की बेटी के बारे में लैला को पता नहीं था। यही बताने वो टेडी के घर आती है और देखती है कि टेडी के अंदर नूर की आत्मा आ चुकी है, जो उसे बताती है कि गांव के लोग उसे इल्ज़ाम देते हैं कि उसने उनकी पति छीनी है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उनके पति ही कैरेक्टरलेस थे। खैर, लैला को जानना है, इस कर्ज को समझना है, ढूंढना है कि आखिर नूर की बेटी कौन है और कहाँ पर है। इसी दौरान आरिफ यहाँ पर आता है। वो अपनी बहन की इन सब हरकतों से बिल्कुल तंग आ चुका है। उसका कहना है कि आखिर वो इन मुर्दे लोगों को चैन से सोने क्यों नहीं देती। वो मर चुके हैं, चाहे जिस तरह से भी हो। अब इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। पर चाहे कुछ भी हो जाए, लैला जानना चाहती है इन सभी मौत की वजह। इसमें उसकी माँ भी शामिल है। यहाँ तक कि उसके पास उनके कुछ कपड़े भी हैं जो उसे जला देने चाहिए थे। खैर, उसी रात वो काला साया उसे जान से मार देता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। ये बस एक सपना था। सुबह होते ही वो अपने भाई के सामान में से रीका के घर की चाबी उठाती है। दरअसल आरिफ रीका के घर पे मरम्मत की काम कर रहा था, इसीलिए उसके घर की चाबी उसके पास है। लैला चोरी छुपे रीका के घर पे जाती है। यहाँ पर उसकी नज़र एक टाइल पे जाती है जो बाकियों से थोड़ी सी उठी हुई लगती है। उसे हटाने पर वही पुरानी गार्डन वाली फ़ोटो मिलती है जिसमें नूर और उसके बाकी दोस्त हैं और अब तक मारे गए और मारे जाने वाले सभी लोगों को बार्ब्ड वायर से मार्क की गई है। यहाँ पर एक और फोटो है जिसमें नूर के साथ एक छोटी सी बच्ची है। इस फोटो के पीछे की तरफ लिखा होता है रीका लव्स मॉम। अब लैला के सामने सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुका है। इन सभी हत्याओं से नूर की कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सभी हत्याएं नूर की बेटी रीका ने की है। उसी ने काला जादू से उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है जिन्हें उसे लगता है कि वो उसकी मॉम की आत्महत्या के जिम्मेदार हैं। लैला को लगता है कि शायद अब मिस टेडी की बारी है, इसीलिए वो टेडी के घर आती है जहाँ कोई नमाज पढ़ रही है। लैला को लगता है कि शायद ये टेडी है, लेकिन ये बस उस काले जादू की एक छोटी सी झलक है जो लैला को अब तक मारी गई सभी औरतों की रूप दिखाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ मिस टूटी की भी चेहरा उभर आता है। लैला समझ जाती है कि हमला टेडी पर नहीं बल्कि मिस टूटी पर हुआ है। पिछले मौतों की तरह मिस टूटी भी मौत के घाट उतर जाती है और इधर वही साया लैला से कहती है यह उनकी गलती है, इसमें अपने आप को मत घसीट। फिर यहाँ से निकलकर लैला जाती है मिस टूटी के घर उसकी बॉडी वॉश करने। इसी दौरान वो अचानक उठकर बैठ जाती है और उसके शरीर के अंदर से बार्ब्ड वायर रेंगते हुए बाहर निकलती है। इसके बाद सारे मुर्दे जो अभिशाप की वजह से मारे गए हैं वो लैला को घेर लेते हैं और बार बार कह रहे होते हैं हमारी मदद कीजिए। इनकी चीखों से तो वो परेशान है ही, जबकि बाहर की तरफ से भी लोगों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से उसे लाश धोने में वक्त लग रहा होता है, इसीलिए दराजत अंदर घुस आता है। उसे लगता है कि कहीं लैला किसी तरह के एविडेंस छुपा तो नहीं रही। अब लैला चुप नहीं बैठती, वो रीका की तरफ इशारा करती है और सबको बता देती है कि यही नूर की बेटी है।
इसी की वजह से लोग मारे जा रहे। रिका सबके सामने ये मानने से इनकार कर देती है, जबकि वो लैला के कानों में कहती है ये उनकी गलती है, इसे अपने पे ना लीजिए। ठीक वही बात जो उस काले साये ने कही थी। इसके बाद रिका यहाँ से जाने लगती है, जबकि ददराजत मिस टूटी की लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज रहे। इसी दौरान उसकी लाश स्ट्रेचर से गिर जाती है और यहाँ की औरतें पजेस होना शुरू हो जाते हैं। इन सभी घटनाओं से तंग आकर बाकी औरतें लैला से पूछते हैं क्या सच में ये काम रिका की है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे तो बस वो औरतें चले आते हैं रिका के घर के बाहर। गुस्से में पागल ये औरतें रिका को घसीटते हुए बाहर लाते हैं और बस अंधाधुन मारना शुरू करते हैं। इसी दौरान उसे अपने माँ के साथ हुई वो घटना याद आती है जब वो छोटी बच्ची थी और उसी के सामने गांव वालों ने यानी इसी गांव के औरतों ने बेइज्जत किया, बहुत मारा इस इल्ज़ाम में कि उसकी वजह से उनकी फैमिली टूटी है। उनके पति उसी की वजह से उन्हें छोड़कर भाग गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो इस कहानी में नहीं बताई गई, लेकिन उस दिन नूर को बहुत मार पड़ी थी और आज शायद उसकी बेटी रिका की बारी है। गांव के औरतें जब रिका को मारने पे तुले होते हैं तभी लैला अपनी मॉम की आत्मा को देखती है, जो उसे बताती है कि नूर ने जो किया सो किया, उसे उसकी सज़ा भी मिली। बदले में उसकी बेटी ने जो किया सो किया, पर ये वो डिज़र्व नहीं करती। लैला भी अपनी मॉम की बातें समझती है और रिका को बचाने की कोशिश करती है। आरिफ भी कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक डंडा उसके सर पे लगता है और बस बेचारा वही ढेर हो जाता है। यह देखकर गांव के गुस्सैल औरतें शांत हो जाते हैं और आरिफ पूरे जिंदगी के लिए। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि लैला अपनी मॉम की तरह प्रोफेशनली डेड बॉडी वॉश करती है। ऐसे ही एक लाश की चिन में से एक पिन निकलती है। लैला समझ जाती है कि किसी तरह की कर्ज दोबारा शुरू हो चुकी है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।